ये प्रज्ञा की बच्ची हर साल क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन इस बार किसी भी हालत में मुझे फर्स्ट आना है और इसके लिए मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि ये क्लास में टॉप ही ना कर पाए। प्रज्ञा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से वो सभी टीचर्स की भी फेवरेट थी। सभी टीचर्स उसी से बुक रीडिंग करवाते हैं। प्रज्ञा हर सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 8 बजे तक स्कूल के लिए रेडी होकर निकल जाती थी, पर आज उसे पेट में सुबह से कुछ चुभन सी महसूस हो रही होती है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है। आह माँ, आज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ सुमन उसके पास आती है और कहती है, पेट दर्द हो रहा है? अच्छा, अब समझी, तूने कल जरूर बाहर से कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। नहीं माँ, पर मैंने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आज स्कूल की छुट्टी कर ले। नहीं माँ, आज स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है और मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। दवाई खाकर प्रज्ञा अपना पेट पकड़ते हुए स्कूल चली जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद भी उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। पेट दर्द होने के कारण आज वो चुपचाप ही थी। उसे चुपचाप देखकर उसकी फ्रेंड निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ प्रज्ञा, आज तू इतना चुप क्यों है और तेरा चेहरा भी बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ना जाने क्यों, ऐसा दर्द तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी क्लास में इंग्लिश के टीचर आ जाते हैं। सभी बच्चे जोर से गुड मॉर्निंग कहकर उनका स्वागत करते हैं। आज क्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन है प्रज्ञा, आई होप तुमने अच्छे से तैयारी की होगी। जी सर। तो फिर यहाँ आकर बोर्ड पर अपनी प्रेजेंटेशन दो। बेचारी प्रज्ञा दर्द में तड़पती हुई बोर्ड की तरफ जाती है। तभी सौम्या उसे देखती है। कुछ तो हुआ है इसे, जो इतनी तकलीफ में है। आज कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे प्रेजेंटेशन देने में। प्रज्ञा जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगी तो उसका पेट और भी तेज दर्द करने लगा और वो पेट पकड़कर खड़ी हो गई। तभी सौम्या ने देखा कि उसकी स्कर्ट पर खून के लाल धब्बे लगे हुए हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे वो देखो, प्रज्ञा की स्कर्ट तो खून से पूरी लाल हो गई है। ये बात सुनकर सारी क्लास प्रज्ञा की स्कर्ट की तरफ देखने लगी और हंसने लगे। प्रज्ञा ने जब अपनी स्कर्ट की ओर देखा तो स्कर्ट में सचमुच के खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी स्कर्ट पर ये खून कहाँ से लगा। साथ ही क्लास में सभी बच्चे अभी छोटे थे, तो वो भी नहीं जानते थे कि आखिर खून आया कहाँ से। सभी बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रज्ञा को अपनी इंसल्ट होती देख बहुत बुरा लगता है और वो क्लास से बाहर भाग जाती है। प्रज्ञा रुको बेटा, रुको और चुप हो जाओ तुम सारे के सारे। लेकिन प्रज्ञा किसी की नहीं सुनती और वो भागते भागते स्कूल के पीछे वाले जंगल में चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। ये क्या हुआ मुझे, मेरी स्कर्ट पर खून कहाँ से आया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। अरुण टीचर जाकर सारी बात मेडिकल रूम की टीचर आरती को बताते हैं। वो उसे ढूंढते हुए स्कूल के पीछे की ओर आती है। प्रज्ञा वहां बैठकर रो रही होती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कहाँ हो बेटा तुम? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटा। आरती मैडम उसे ढूंढ लेती हैं और उसके पास आकर कहती हैं, प्रज्ञा बेटा, इसमें शर्माने और रोने वाली कोई बात नहीं, ये तो पीरियड्स है जो कि सभी लड़कियों को होता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। नहीं, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। मैं हूं ना, कोई नहीं हंसेगा तुम पर, चलो मेरे साथ। मैडम ने प्रज्ञा को एक सैनिटरी पैड दिया और उसे बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी दिए। फिर उसे उस दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हे राम, ना जाने मेरा इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, मुझे तो सुबह ही समझ जाना चाहिए था। पर माँ, मेरे अलावा तो क्लास में अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। होगा बेटी, सबका अलग अलग टाइम होता है, तुम अब बड़ी हो गई इसलिए तुम्हें जल्दी हो गया। उसकी माँ ने उसे सब बहुत अच्छे से समझाया। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो सौम्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो तो, खूनम खून करने वाली प्रज्ञा मैडम आ गई। कल तो तेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, तू है ही इसी लायक। उसकी बात सुनकर सारी क्लास उस पर हंसने लगी। इस तरह हर रोज वो उसका मजाक उड़ाने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि प्रज्ञा को अब स्कूल जाते हुए भी डर लगने लगा और वो घर पर ही रहने लगी और रोती रही। क्या हुआ मेरी बच्ची को, जो दर्द में भी स्कूल जाने के लिए तैयार रहती थी, अब वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती।
प्रज्ञा का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसका क्लास में परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी। उसके मार्क्स देखकर टीचर भी हैरान थे। क्या हुआ प्रज्ञा बेटा, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती क्या? देखो तो कितने खराब नंबर आए हैं तुम्हारे। पता नहीं क्यों अब मैं सब भूल जाती हूँ सर। बस यही तो मैं चाहती थी, अब मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके एग्जाम आ जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा का ध्यान पढ़ाई में कम और इस ओर ज्यादा रहता था कि कहीं फिर से उसकी स्कर्ट पर खून के धब्बे तो नहीं लग गए। वो हर पल इसी खौफ में जीने लगी, जिस वजह से उसका रिजल्ट भी बेहद खराब आता है। और रिजल्ट खराब होने के कारण सौम्या क्लास में फर्स्ट आ जाती है। ये मैं फर्स्ट आ गई, मैंने उस प्रज्ञा की बच्ची को हरा दिया। ये वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन तभी सबकी नजर सौम्या की स्कर्ट पर गई, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अरे वो देखो, सौम्या की स्कर्ट पर लाल खून के निशान। सौम्या अपनी स्कर्ट की तरफ देखती है। हे भगवान, ये क्या, मेरी स्कर्ट में भी खून के निशान, लेकिन ये मेरी स्कर्ट पर कैसे आए? वो शर्म के मारे क्लास से भागने लगी, लेकिन तभी प्रज्ञा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ सौम्या, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो हम लड़कियों के लिए गर्व की बात है। हाँ सौम्या बेटा, ये सब नॉर्मल है और ये हर लड़की के साथ होता है। ये लो सैनिटरी पैड। चलो सौम्या घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वॉशरूम की तरफ ले चलती हूँ। सौम्या को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बाथरूम से बाहर आकर प्रज्ञा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और आज जब मेरा टाइम आया तो तुमने मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं सौम्या, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसके बाद वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई और प्रज्ञा के मन से भी डर निकल गया। अब वो फिर से अच्छी पढ़ाई करके क्लास में फर्स्ट आने लगी। अब सौम्या को भी समझ आ गया था कि पीरियड्स को लेकर हंसना या मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि पीरियड्स होना तो एक अच्छी बात है। दीनापुर नामक गांव का एक स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। ये लो 20 रुपए। मेरा नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पर जाना। भैया बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। 20 रुपए हैं तेरे पास तो चला जाइयो। शेरा भैया मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कल दे दूंगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे जाने दो। चल जा यहाँ से, जब तक 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे शौच नहीं जाने दूंगा। बच्चा शौच नहीं जा पाता और उसकी निक्कर खराब हो जाती है। उसका बाथरूम निक्कर में निकल जाता है। ये आज ही नहीं, काफी समय से ऐसा होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर ठाकुर लल्लन सिंह ने हक जमाया हुआ है। ठाकुर लल्लन सिंह स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और लोग 20 रुपए देकर शौचालय का उपयोग करते हैं। ठाकुर लल्लन सिंह का गुंडा शेरा इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। शेरा, एक छोटे से बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए शौच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है। ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी से जाने दूंगा। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ लोगों को डराते हो, एक दिन तुम पर भगवान का कहर जरूर आएगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच जाने दो। ये हुई ना बात, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं। पीछे से ठाकुर साहब का जो हुक्म है मैं तो उस पर ही अमल कर रहा हूं। जाओ एक एक करके पांचो। ठाकुर लल्लन सिंह की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। सबको अपनी जान प्यारी थी, भला कौन अपना मुंह खोलता। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की लड़कियों को होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत खलिहानों में शौच के लिए जाना पड़ता था। कई बार लड़कियां इस वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करती थीं। पूजा, वो देख सामने लड़के स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। सब हंस रहे हैं, मैं तो कक्षा में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूंगी, यहाँ खेत में सब देखते हैं। बेचारी कई लड़कियां इसी कारण शर्मा कर अपना शौच रोककर कई घंटों पढ़ाई करती रहती थी। क्या हुआ सपना, तू दौड़ती हुई क्यों आ रही है? सब ठीक तो है? अभी कुछ मत पूछो माँ, आ रही हूं मैं अभी। सपना स्कूल से आते ही शौचालय में भाग गई और माँ के सामने खूब रोई। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं, कब तक ऐसे चलेगा?
हम लड़कियां स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती। शौचालय के बाहर शेरा बैठा रहता है। मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हंसते हैं। मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करें बेटी, अगर हमने ठाकुर लल्लन सिंह के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब तो भगवान ही मालिक हैं। गुंडे बदमाश लोगों के साथ भला कौन भिड़े। पूरा गांव ही ठाकुर लल्लन सिंह से डरता था। अब गांव वालों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे थे। स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गांव में हो जाता है और उसकी जगह सुप्रिया नाम की एक नई मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई अध्यापिका हूँ। आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। सब बच्चे सुप्रिया को अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया बोली, बच्चों तुम सब पढ़ाई करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? स्कूल में शौचालय नहीं है क्या? मैम जी, शौचालय तो है पर वहां पर लड़कियों को जाने की इजाजत नहीं है और लड़कों को भी पैसे देकर जाना होता है। लड़कियां सुप्रिया को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर सुप्रिया हैरान हो जाती है। वो शौचालय के पास जाती है। वहां शेरा बैठा हुआ था। ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और लड़कियों को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये कहाँ की तहजीब है? स्कूल में शौचालय होते हुए लड़कियां खेतों और मैदान में शौच के लिए जाएंगी। ये बात बिल्कुल गलत है। आगे से हटो, ये कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। ओ शहरी मैडम, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ ठाकुर लल्लन सिंह का राज चलता है। तुम शेरा और ठाकुर लल्लन सिंह को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय लड़कियों और औरतों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहां छुप कर लो। नहीं तो कहो तो हम साथ चल लें, हैं? सुप्रिया शेरा को जोरदार चांटा लगाती है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत से कैसे बात करते हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू शेरा पर हाथ उठाती है। आज तेरी खैर नहीं, पूरे गांव के सामने तेरी अच्छे से खबर लूंगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये क्या जबरदस्ती है? तभी ठाकुर लल्लन सिंह वहां आ जाता है। अरे गुस्से में बावला हो रहा है क्या? अगर इस तरह स्कूल की मास्टरनी को बीच सड़क पर कुछ कहा तो पुलिस वाले हमें ही धर लेंगे। छोड़ दे इसे। जो काम ठंडे में हो जाए वही सही है। और वैसे भी मास्टरनी लगता है नई नई आई है गांव में, इसलिए पहली गलती है, माफ कर देते हैं। सुप्रिया शहर की लड़की थी। उसने अत्याचार से डरना नहीं लड़ना सीखा था, इसलिए वो हार नहीं मानती। सुप्रिया स्कूल के शौचालय में जो भी धोखाधड़ी हो रही थी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये वीडियो लल्लन सिंह और शेरा तक भी पहुंच जाता है और लल्लन सिंह बदला लेने के लिए रात के समय शेरा के हाथ सुप्रिया को उठवा लेता है। पहली बार ऐसा कोई देखा है जो लल्लन सिंह से पंगा ले रहा है। सचमुच लड़की, तुझमें बड़ी हिम्मत है। मालिक, पूरा वीडियो बनाकर इसने अपने फोन में डाल दिया। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, इसकी वजह से पता चला। हमारा काम बंद हो गया और ऊपर से बदनामी अलग हुई। इसे ऐसे मत छोड़ो मालिक, इसका कुछ करना ही होगा। करना क्या है, जिंदा जला देंगे। उससे पहले इसका एक वीडियो और बना लें जिसमें ये बोलेगी कि इसने जो वीडियो डाला था वो झूठ था, इसीलिए ये बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही है। मैं मर जाऊंगी पर ये झूठा वीडियो नहीं बनाऊंगी। लल्लन सिंह और शेरा भी अपने आदमियों के साथ सुप्रिया के साथ जबरदस्ती कर ही रहे थे कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आ जाती है। ठाकुर साहब, पुलिस, और आपकी हवेली पर, वो भी इतनी रात को। घबराओ नहीं सुप्रिया, मैं पुलिस को लेकर आया हूं। मुझे तुम्हारा मेल मिल गया था। ठाकुर लल्लन सिंह, हमें सब पता चल गया है। तुम गांव के स्कूल के शौचालय का गलत इस्तेमाल करते हो। वहां धोखाधड़ी चलती है। सब कुछ हमने वीडियो में देख लिया है। स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करने और गैर कानूनी ढंग से स्कूल के शौचालय को चलाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरे अरे, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा गांव में बहुत रुतबा है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमारे गांव में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी फैला रखी थी। वो तो भला हो सुप्रिया बेटी का, जिसकी वजह से आज इस जैसे अत्याचारी ठाकुर से हमें छुटकारा मिला है। हाँ, ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। पुलिस लल्लन सिंह, शेरा और उसके सभी आदमियों को पकड़कर ले जाती है। थैंक यू दीपक, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए, वरना
अब दोस्तों तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। चलो अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। गांव वाले सुप्रिया के साहस की बहुत प्रशंसा करते हैं। जुर्म सहना भी एक गुनाह है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है और गांव वालों के कहने पर सुप्रिया वहां की नई जमींदार बन जाती है। उस दिन के बाद स्कूल के शौचालय का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश थे, खासकर वहां की लड़कियां।